आप एक सुई भी किसी से गलत तरीके से ले जाओगे ना, वो लेफ्ट ओवर कार्मिक ट्रांजैक्शन है, आपको चुकाने वापस आना पड़ेगा। देखो, रेमेडी इस चीज की हो सकती है कि आपकी किस्मत का पूरे पोटेंशियल से मिल जाए, और जो किस्मत में नहीं है वो कोई नहीं दिला सकता। आज आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही और आप ये मानते हो कि इस प्रॉब्लम के इनोवेशन के लिए आपने इस जन्म में कुछ नहीं किया है, तो कहाँ से उसका रूट है? उसका रूट कहीं ना कहीं पीछे। सो थ्रू द रिकॉर्ड्स वी एक्सेस दैट पर्टिकुलर कर्मा which is impacting your today's life. आज हम बात करने वाले हैं लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है? क्या एक कार्मिक डेट है, या फिर हमने किसी चीज को गलत किया है इस जन्म के अंदर? मेरा नाम प्रतीक बजाज है और बाय एजुकेशन मैं एक इंजीनियर हूँ, और 10 साल से मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इस पे काम कर रहा हूँ। और मेरी लंबी रिसर्च है मेटाफिजिक्स में, और पीएचडी कर रहा हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट मी। तो मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है आज के टाइम पे? किसी के रिलेशनशिप सही नहीं है, किसी को हेल्थ इश्यूज है, या हम बात करें एक बच्चा पैदा हो रहा है, वो उसकी आंखें नहीं है, उसके अंदर कोई ऑर्गन फेलियर आ रहा है। एक्चुअली साहिल, हमारे पैदा होने से पहले हमें ऊपर एक बताया जाता है कि एग्जैक्टली इस बार आपका कार्मिक पैकेज क्या रहने वाला है जो आप लेके जाओगे। सम पार्ट ऑफ गुड कर्मास एंड सम पार्ट ऑफ बैड कर्मास, उसका एक पैकेज बना के आपको वो दे दिया जाता है। अकॉर्डिंगली दैट पैकेज आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी फैमिली चूज कर लो। चूँकि यही पैकेज है तो इसके अकॉर्डिंग आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है, शादी कैसे होने वाली है, लाइफ कैसे चलने वाली है, ये पैकेज, इसको सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट। अब आप जब अपनी कुंडली देखोगे तो एक ब्लैंक चार्ट जिसमें अभी हम सारे प्लैनेट हटा दें, ये हम सब है, ठीक है। तो जैसे ये सोल कॉन्ट्रैक्ट रेडी हुआ और आप पैदा हुए, तो आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ सेट हो गई, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी कुंडली सेट हो गई। तो किस चीज पे सेट हुई? इस सोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मतलब सब लिखा हुआ है? सब नहीं लिखा हुआ, क्योंकि कुंडली में हर हाउस में थोड़ी प्लैनेट है। भाई कुंडली में 12 हाउसेस हैं, वो हर हाउस आपकी किसी एक चीज का सिग्निफिकेंस देता है। फाइनेंस का सिग्निफिकेंस, मैरिज का सिग्निफिकेंस, आपकी द फर्स्ट जिसे हम लग्न कहते हैं, लग्न बताता है कि उसमें सूर्य बैठा है तो आप कितने वाइब्रेंट हो, चंद्रमा बैठा है तो आप मेंटली कैसे हो। अकॉर्डिंगली कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, तो कुंडली में डेस्टिनी भी है और फ्री विल भी है। ऐसा ही सोल कॉन्ट्रैक्ट में डेस्टिन्ड चीजें भी हैं और फ्री विल भी है, ताकि आप नया कर्म कर सको एज अ ह्यूमन बीइंग। तो हम ये कह सकते हैं अगर हमारी कुंडली के अंदर कोई हाउस खाली है, तो जो भी वो एट्रीब्यूट रखता है वहां पे हमारे पास में फ्री विल है। अगर देखो क्या होता है कि कुछ हाउसेस की दृष्टि पड़ती है दूसरे हाउसेस पे, बट अगर बहुत टेक्निकली नहीं जाएंगे तो भी हमारे पास बहुत सारी फ्री विल है, फ्री विल हाउसेस हैं। आपको नया कर्म करने की जगह आपकी कुंडली में दी गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब पॉइंट ये होता है कि इस पैकेज के हिसाब से आपने बर्थ लिया, तो ये पैकेज ही तो लाइफ को आगे ड्राइव करने वाला है। जब आप पैदा हुए तो आपका फाइनेंस, देखो लाइफ में कुछ गड़बड़ मिली, कुछ प्रॉब्लम्स मिली, तो कुछ अच्छा भी मिला ना। आपको अच्छा फैमिली मिली, फाइनेंस मिला, शादी मिली, बच्चे मिले, रिलेशनशिप मिला, लेकिन उसका अदर पार्ट ऑफ द गेम इज कुछ प्रॉब्लम्स आई लाइफ में। तो गुड पार्ट ऑफ द कर्मा ने आपको अचीवमेंट्स दी, शादी दी, बच्चे दिए, फैमिली दी, करियर दिया, लेकिन बैड पार्ट ऑफ इट उसने आपको हर्डल्स दिए। तो क्या है ये? बेसिकली कुंडली, न्यूमरोलॉजी, कोई भी मोडालिटी की बात कर लो, जब आप एस्ट्रोलॉजर से ये तो पूछते हो कि ये सिनेरियो, भाई मेरे को फाइनेंशियल इशू आ रहा है, आपको भी पता है आपको फाइनेंशियल इशू आ रहा है, वो बता देगा ये वाली प्लैनेट का ये सिचुएशन, ये अंतरदशा, ये महादशा, ये चल रहा। लेकिन उससे पूछो क्यों, तो बोलेगा आपके पिछले कर्म में आपको ही पूरा। तो पिछले कर्म क्या है? वो सोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दैट्स सोल कॉन्ट्रैक्ट जो आपको इस वाले बर्थ में मिला, उसके हिसाब से जिंदगी डिजाइन हो गई आपकी। भाई 2 बच्चे पैदा हुए एक ही टाइम पे, ट्विंस पैदा हुए, क्या दोनों की जिंदगी पूरी एक जैसी होती है? नहीं, दोनों के सोल कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है ना। वो पैदा अलग टाइम एक साथ जरूर हुए हैं, पर मरेंगे तो अलग अलग टाइम पे जाके। सिमिलर नहीं है ना लाइफ किसी की भी।
या मेरी डेट ऑफ बर्थ और टाइम पर भी जो लोग सेम पैदा हुए उसी एग्जैक्ट टाइम पे भी, क्या उनकी जिंदगी मेरे जैसी चल रही है? क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है। हो सकता है हमारी प्लानिटरी सिचुएशन अलग एक जैसी हो, पर हम जो फेस करेंगे उसकी इंटेंसिटी तो अलग अलग होगी। वो डिपेंड करता है सोल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपके पास्ट लाइफ कर्मा के ऊपर। ठीक है, मैंने ये शुरू ऐसे किया कि 8 से 10 साल पहले मैं स्टक हुआ किसी चीज में। सो जैसे सब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, मैं भी गया पता करने। तो अब मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मेरा थोड़ा सा नेचर वैसा है कि मैं पूछते पूछते उनने लास्ट में एक लाइन बोली थी कि कुंडली इसलिए ऐसी है क्योंकि तुम्हारे पास्ट लाइफ के कर्मा इस पे असर डालते हैं। तो मैंने पास्ट लाइफ कर्मा ढूंढना शुरू कर दिया। सो वहां से दिस इज ऑल समथिंग विच वी कॉल द मेटाफिजिक्स, कि जो चीज हम कॉन्शियस में देख सकते हैं वो कुंडली है, और जब हम सबकॉन्शियस में जाते हैं तब फिर इट्स अ बिगिनिंग ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट, पास्ट लाइफ, पास्ट कर्मास, उसका हमारी जिंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। दैट इज ऑल अबाउट द पास्ट लाइफ कर्मा। ठीक है, तो ये जानेंगे कैसे कि हमारा पास्ट लाइफ क्या था? कुंडली से या कैसे? कुंडली तो ये बता सकती है कि परिस्थिति क्या है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि परिस्थिति क्यों है। आपको फाइनेंशियल इशू है, ये आपको भी पता है। एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से आपके यहाँ पे ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ये महादशा चल रही है, उसमें ये अंतरदशा चल रही है, उसमें ये प्रत्यंतर दशा चल रही है, ये है, और इस टाइम तक ऐसा ऐसा होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? तो उसको जानने की 2 मोडालिटीज हैं। एक होती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, तो उसमें हम आपको आपके कॉन्शियस को हिप्नोटाइज करते हैं, और देन वी ट्राई टू गेट द आंसर्स फ्रॉम योर सबकॉन्शियस। और दूसरी मोडालिटी होती है आकाशिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, सो आकाशिक रिकॉर्ड्स मतलब जैसे आप मेरे पास आए, सपोज बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग टाइप के इश्यूज को लेकर के, कि फाइनेंस ठीक नहीं है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, डाइवोर्स के केसेस हो रहे हैं, कुछ इंटेंस प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बच्चे ब्लाइंड पैदा हो रहे हैं, या फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो रहे हैं, या कुछ रेयर डिसीज के साथ पैदा हो। तो अभी तो वो पैदा ही हुआ, कुछ नया कर्म तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो ऐसा क्या उसके साथ हुआ जो वो ये लेके आया? तो वो लेके आया अपना पास्ट लाइफ का कर्मा। तो ये जानने के लिए फिर जब हम रिकॉर्ड्स एक्सेस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम कौन से कर्मा से आ रही है, ये रिकॉर्ड से पता चलता है। तो मैं थोड़ा को एक एक करके खोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले पास्ट लाइफ पे चलते हैं। अगर आप मेरे सबकॉन्शियस में जा रहे हो, मतलब मेरी सबकॉन्शियस को पता है मैं पास्ट लाइफ में कुत्ता था, बिल्ली था, क्या था? देखो, मतलब कॉन्शियस के ना अलग अलग डायमेंशंस हैं। क्योंकि मेरा जो मानना है कि कॉन्शियसनेस इज दिमाग, शरीर तो अभी बना है, आत्मा के पास भी मेमोरी है, वो वाइप होके नहीं आई है। देखो, इसमें ना कई चीजें हैं। जैसे अब आपने बोला आत्मा, सोल तो सबकी प्योर है। सोल को हम, इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, आत्मा और जीवात्मा। तो मेटाफिजिक्स के हिसाब से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा जैसे इसको बोलते हैं फिजिकल बॉडी, इसके अंदर होती है सटल बॉडी, फिर कॉजल बॉडी, और उसके अंदर सोल होती है। ठीक है, तो फिजिकल बॉडी चेंज होती रहती है, कॉजल बॉडी और सटल बॉडी और आपकी आत्मा, इस पैकेज को बोलते हैं जीवात्मा। ठीक है, ठीक है, तो सोल का कोई खास अच्छा बुरा सही गलत नहीं है, सोल तो सबकी प्योर है। ठीक है, ये जो कॉजल और सटल बॉडी का पैकेज है ये ट्रेवल करता है। इन दोनों को भी थोड़ा, बॉडी को भी समझा दो। जैसे क्या होता है कि आप ये समझ के रखो कि एक पैकेज है जो सारी सब कुछ वर्चुअल है। जब आप ट्रेवल कर रहे हो, आपके नई चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, जो लेसन्स आपको लाइफ में लर्न करने के लिए फ्रॉम द यूनिवर्स दिए जा रहे हैं, वो सारा डेटा सटल और कॉजल बॉडी के थ्रू ट्रेवल करता है। वो सारा डेटा वो कम्युनिकेट होता है आपके सबकॉन्शियस के थ्रू। ठीक है, अब कॉन्शियसनेस के अलग अलग डायमेंशंस हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस का डायमेंशन अलग है और एनिमल कॉन्शियसनेस का डायमेंशन अलग है। तो एनिमल कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि वो प्लान नहीं करता किसी चीज को करने के लिए, उसके रिएक्शंस इंस्टिंक्टिव होते हैं। जो सामने आई परिस्थिति, उसके, अब आप रास्ते पे कुत्ता जा रहा है, आपने उसको छेड़ा या उसको लात मारी, उसने आपको काट लिया, वो वैसे आपको काटने के मूड में नहीं बैठा हुआ था, उसको कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हार्म करने।
लेकिन जब हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो वी हैव द एबिलिटी टू प्लान समथिंग, प्लान एंड एग्जीक्यूट, सो इंटेंशन कम्स एंड देन वी प्लान समथिंग, सो ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस हो गई, ठीक है। अब आपने जो पास्ट लाइफ के ऊपर रिग्रेशन, तो हम क्या करते हैं PLR के अंदर, हम आपके कॉन्शियस को थ्रू डिफरेंट मेथड्स, कई मेथड्स है उसके, हम आपके कॉन्शियस को हिप्नोटाइज करके स्लीप मोड में ले जाते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पूछते हैं आपके सबकॉन्शियस से, वो सारा डेटा स्टोर करके रखता है, कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, कितने कौन कौन से ईयर में आप आए, क्या एग्जीक्यूट किया, वो एक पूरी पिक्चर आपको सुना सकता है। अब ये डिपेंड करता है, PLR में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप ओवर स्ट्रेस्ड आउट हो और मैं अगर कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ और आपका कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा आपको स्लीप स्टेट में जाने में, तब फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब लोग हिप्नोसिस के बाद में सो ही नहीं पा रहे ऐसा? अब आप एक्सट्रीम स्ट्रेस में आए हो तो आप मेरी बात पे या इंस्ट्रक्शंस पे या थेरेपी पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो कॉन्शियस डाउन नहीं हो रहा है, तब ये तकलीफ शुरू होती है कि नहीं एक्सेस हो रहा डेटा। लेकिन इसका एक दूसरा वर्जन है, वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स। उसके अंदर ये होता है कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस पूछने। अब इसके प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि दैट वी गेट इनटू द बिफोर द सेशन वी गेट इनटू द मेडिटेटिव स्टेट। दिमाग के देखो 2 स्टेट्स हैं, या तो अभी आपके थॉट्स आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ना कुछ आ रहा है, पर मेडिटेशन के थ्रू अगर आप इसको जीरो कर लो, दैट्स अ प्री रिक्विजिट ऑफ गेटिंग इनटू द आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। रीडिंग अपने आप में कुछ खास नहीं है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक गाइडेड मेडिटेशंस, ठीक है, कि आपने अपने आप को वैसा ट्रेंड कर लिया है कि आप अपने दिमाग को थॉट फ्री जोन में ले जाते हो, ठीक है, एंड देन वी थ्रू द हायर एनर्जी वी कनेक्ट विथ योर सबकॉन्शियस, ठीक। रिकॉर्ड्स, वैसे हम कहते हैं कि रिकॉर्ड्स 5th डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस में या 7th डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। अब मैंने आपके साथ कनेक्ट किया, प्रेयर्स रीड करी, आपके साथ कनेक्ट हुआ, तो उसके ना मीडियम्स होते हैं, मतलब आप क्वेश्चन पूछोगे मुझे किसी मीडियम से आंसर मिलेगा, सो ईदर द फर्स्ट मीडियम इज द विजुअल्स, ठीक है, कि मुझे दिखाई दे रहा है, फोटो वीडियो टाइप्स ऐसा, कई बार ग्लिम्स, कई बार सिग्निफिकेंसेस, कई बार पूरा का पूरा इंसिडेंस, डिपेंडिंग ऑन दैट कि मेरे आपके लिए वो मीडियम मेरे साथ कैसे काम करेगा, कि विजुअल्स काम कर रहे हैं। दूसरा मीडियम होता है द नोइंग, यू विल गेट द मैसेजेस, ठीक है, आपको मैसेजेस मिलते हैं, एंड द थर्ड मीडियम इज द फील। एक और मीडियम है, वो एक लंबी प्रैक्टिस के बाद डेवलप होता है, दैट इज स्मेल। आपको अपने बढ़िया सैनिटाइज्ड रूम में बैठ के भी ऐसी चीजों की स्मेल आएगी जो वहां नहीं आ सकती। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, देखो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है दैट्स अ कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है, और दिस माइंड इज कैन वर्क एज अ सिम कार्ड। बस आप इसको सही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर लो एक बार। 18th सेंचुरी में रशिया और नेपोलियंस की वॉर हुई, ठीक है, रशियंस वर 3 times in the strength, but still they lost the war. नेपोलियंस जीत गए और उनको अपनी जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नेपोलियंस को देना पड़ा। सो दे एनालाइज्ड कि क्यों हार गए हम, तो उनको समझ में आएगी ना हमारे अंदर कोई हायरार्की नहीं है, सब अपना दिमाग लगा रहे। सो दे प्रोड्यूस्ड एन एजुकेशन सिस्टम कि whosoever has to come into the डिफेंस, उसको ना उस सिस्टम से गुजरना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने, ठीक है। वो सिस्टम परफेक्टली काम करने लगा, सारे वर्ल्ड ने उसे ऑप्ट कर लिया। हमारा बेसिक एजुकेशन सिस्टम इंडिया का क्या था, वो तो गुरुकुल था, ठीक है। हमें क्या सिखाते थे, ध्यान, योग, आयुर्वेद, शास्त्र, शस्त्र, ये सिखाते थे ना, मतलब वी यूज्ड टू डेवलप अ ह्यूमन बीइंग। अब हम क्या बनाने लगे हैं, हम बनाने लगे हैं रोबोट्स। आप रोबोट कह लो, स्किल्ड लेबर कह लो, जो भी कह लो, ठीक है। पहले आप देखो कि ब्राह्मण वो सर पे शिखा रखते थे, आप उसका लॉजिकल साइंटिफिक रीजन पढ़ो, वो एंटीने का काम कर रही थी एक्चुअली में, वो बहुत कुछ बैलेंस भी कर रही थी, बट वो एंटीने का भी काम कर रही थी, ऐसा स्क्रिप्चर्स कहीं ना कहीं कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर स्वामी विवेकानंद जी ने इस पर रिसर्च की,
So they came up with the concept of the राजयोग मेडिटेशन, जो आज ब्रह्म कुमारीज वाले जिस पे बात कर रहे हैं. तो राजयोग मेडिटेशन क्या है? विवेकानंद जी ने कहा that this entire world is made of two things, आकाशा and the प्राण. तो आकाशा मतलब सब कुछ, और जो लिविंग थिंग है उसमें प्राण आ जाते हैं. ठीक है. तो ये गरुड़ पुराण में भी लिखा है, शिव पुराण में भी लिखा है कि आकाशा नाम की कोई चीज है. फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेके आए, वो हमारे स्क्रिप्चर में से ही चीजें निकाल के, और उन्होंने ये कहा कि थ्रू द स्पेसिफिक गाइडेड मेडिटेशंस, यस वी कैन एक्सेस द पास्ट. हम जा सकते हैं अपने खुद के में भी और किसी और के में भी. सो स्टार्टिंग ऑफ द आकाशिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम द थियोसॉफिकल सोसाइटी, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इनोवेट किया. अब आइडिया यह है कि आज आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, और आप ये मानते हो कि इस प्रॉब्लम के इनोवेशन के लिए आपने इस जन्म में कुछ नहीं किया है, तो कहां से उसका रूट है? उसका रूट कहीं ना कहीं पीछे है. सो थ्रू द रिकॉर्ड्स वी एक्सेस दैट पर्टिकुलर कर्मा विच इज इम्पैक्टिंग योर टुडेज लाइफ. ये बेसिक है आकाशिक रिकॉर्ड्स. तो ये लॉजिकली साइकोलॉजिकल है या फिर स्पिरिचुअल है? मतलब मैंने जो देखा जब मैं रिसर्च कर रहा था PLR के बारे में, तो मैंने ज़्यादातर जो लोग देखे वो सब पढ़े लिखे ही थे. हाँ, और सब ज़्यादातर लोग साइकोलॉजिस्ट थे या इस कंडीशन से आ रहे थे. तो मुझे लगा कि यार ये हिप्नोथेरेपी को थोड़ा डीप ले गए और थोड़ा टाइम बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको इस डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है. देखो आप एक चीज को समझो. IIT मंडी, उन्होंने 2 साल पहले ह्यूमन कॉन्शियसनेस को पढ़ना मैंडेटरी कर दिया बीटेक स्टूडेंट्स के लिए. आप गूगल पे सर्च करके देख लेना. IIT बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट टैपिंग इनटू द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द कॉन्शियसनेस. हम ये तो टैप कर रहे हैं जहां पर डेटा स्टोर है. अब आप ये बोलोगे कि गूगल पे मैं सर्च कर रहा हूं, मुझे ये पता करना है कि ये डेटा कहाँ रखा है. वो तो कहीं क्लाउड पे है, वो तो कहीं क्लाउड पे है ना. आप टैप तो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे बैठ के कर रहे हो या अपने मोबाइल पे बैठ कर रहे हो, और आप कहीं पे भी बैठ के उसी डायमेंशन के डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो. सेम इज द विद द आकाशिक रिकॉर्ड्स, कि हम उस डायमेंशन को टैप करते हैं. तो बेसिकली जो आप मेमोरीज लेके आ रहे हो, जो भी आपके दिमाग में इमेजेस आ रही है, साउंड आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो मेरे दिमाग से निकल के जा रहा है या फिर वो कहीं यूनिवर्स में कहीं पड़ा है, उसको एक्सेस करके मेरे को बता रहे. देखो बेसिक अगर मैं आपको सच बात बताऊं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड टू रिसीव द मैसेजेस भी तो कहीं से कनेक्टेड है. ठीक है ना. और मैं भी वहीं टैप कर रहा हूं, पर वो डेटा यहीं से निकालता है. ठीक है. वो डेटा यहीं से एक्सेस करता है. देखो आपने इस चीज को सुना होगा कि पुराने लोग कहते थे ना कि 3 सुबह के सपने सच होते हैं. सुना होगा ना आप, दादी लोग ऐसे कहते थे सुबह का सपना सच होता है. कॉन्सेप्चुअली बात क्या है? कॉन्सेप्चुअली बात यह है कि 3 to 5 व्हेन वी आर इनटू द डीप स्टेट, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, राइट? तो उस समय पे आपका ना कॉन्शियस स्लीप स्टेट में होता है. तो आपका सारा कम्युनिकेशन सबकॉन्शियस से चल रहा है. तो जो कुछ डेटा वहां से आ रहा है ना आपके पास, वही आपका सुबह का सपना है. जो डेजावूज हो रहे हैं, आप कुछ पहले से बता दिया, वो बेसिकली मेडिटेटिव स्टेट ही तो है. क्या है मेडिटेटिव स्टेट? कॉन्शियस स्लीप मोड में चला जाए, कम्युनिकेशन सबकॉन्शियस से होने लगे, यही मेडिटेशन है. यही तो हो रहा है उसमें भी यही हो रहा है. तो सुबह का सपना इसीलिए सच होता है क्योंकि आपका सारा कम्युनिकेशन सबकॉन्शियस के थ्रू हो रहा है. तो हम बेसिकली उस डायमेंशन को टैप करते हैं और वो आपके सबकॉन्शियस से डेटा को एक्सेस करता है. ठीक है. तो मैं एक बार फिर से पिछले जन्म वाली कहानी पे ले जाना चाहूँगा. अभी इस जन्म में मैं इंसान हूँ, पिछले जन्म में कुत्ता था मान के चलो, तो वो आप टैप कुत्ते को करोगे? देखो, वी ओनली टॉक अबाउट द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टेकन द ह्यूमन बर्थ. वी कैन टैप ओनली दैट. हम एनिमल्स की कॉन्शियसनेस को टैप नहीं कर सकते बिकॉज उसके कर्मा काउंट नहीं हो रहे ना. ठीक. तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि पिछला जन्म इंसान ही नहीं था, हमारे पास और नहीं. हम वो वाली चीजें आती ही नहीं है साइकिल में. Only the number of times you have taken a birth as a human being, only those births will come. और कितने कितने टाइम के बाद होते हैं? जैसे आज एक ह्यूमन है, क्या उसी इंस्टेंट जो कहा जाता है मरने के बाद
बंदा मरा और उसी टाइम उसने अगला जन्म ले लिया, क्या ऐसा हो रहा है? देखो मैंने ना 2 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट करा खुद पे, मतलब मैं करना चाहता था, कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है वो, तो मैं अपनी डेथ देखना चाहता था कि क्या आपने कभी सुना है ऐसे कि यू कैन जस्ट सी योरसेल्फ डाइंग, या आप ऐसा कभी कॉन्सेप्ट आपने सुना हो कि डेथ के बाद क्या होता है वो पता करते हैं। उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, उसको LBL कहते हैं, लाइफ बिटवीन लाइफ्स। मतलब ये वाला जीवन एज अ ह्यूमन बीइंग और ये वाला जीवन एज अ ह्यूमन बीइंग, इसके बीच में आप कहाँ थे। थ्रू सम हिप्नोथेरेपिस्ट, जो वर्ल्ड रिनाउंड हिप्नोथेरेपिस्ट है, मैं उनके पास गया, अपॉइंटमेंट ली उनसे। ही जस्ट टुक मी राइट बिफोर माई लास्ट डेथ। सबकॉन्शियस के थ्रू ही हो रहा था वो सब कुछ, मतलब कुछ भी फिजिकल नहीं है इसमें। एंड आई वॉज एबल टू सी माई सेल्फ डाइंग। एंड देन जब आपकी डेथ होती है तो आपके एंसेस्टर्स आपको लेने आते हैं। दिस अर्थ इज अ बोर्डिंग स्कूल, वो घर है हमारा एक्चुअली में। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिसाइड होता है, आपको क्या ऑप्शंस ऊपर दिए गए कि देखो ऐसा है कि ये वाला पैकेज अब आपको मिलने वाला है, अब इसके हिसाब से ये 3-4 फैमिलीज में से चूज कर लो कहाँ जाना है, लाइफ ऐसी ही रहने वाली। एंड देन you'll टेक अ बर्थ। पैदा होने के बाद आपको सब पता होता है एक्चुअली में कि आप क्या करने हैं। धीरे 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 आप रिलेशंस, इमोशंस, रिलीजन उसके अंदर जाते, पीछा भूलते जाते हो। एक बार इसको इस पूरा एक्सप्लेन करो कि लाइफ बिटवीन लाइफ्स में होता क्या है। आप एंसेस्टर के पास पहुंचते हो, आप एज सून एज यू लीव योर बॉडी, ठीक है, आप एक्सट्रीम पेन में होगे उस समय, और वो आपको दिल कम टू टेक यू टू द राइट प्लेस, घर लेके जाने के लिए आएंगे, ठीक है। अब ये सिंपल वैसे ही है जैसे आपका बोर्डिंग स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है, पूरे टाइम दोस्तों के साथ रहते हो, अब सेशन खत्म हो गया, छुट्टियां हो गई, अब घर जाओगे ना, अब पेरेंट्स के साथ उतना अटैचमेंट ही नहीं, क्योंकि वहां रहते ही नहीं ना आप। पेरेंट्स लेने आएंगे आपको, सेम वैसे वो लेने आते, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर जाओगे, अब जो कुछ यहाँ पर आपको करने के लिए भेजा गया था कि इस बार ये वाले लेसन्स लर्न करने हैं, ये लेफ्ट ओवर कार्मिक ट्रांजेक्शन से जो सेटल डाउन, उसका हिसाब किताब हो जाएगा, कितना पूरा कराए और कितने में 80-80 आई। 80-80 समझते हो ना, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें बैकलॉग आ गया आपका, ये आपको टास्क दिया गया था, आपने पूरा नहीं करा या फेल हो गए इतने सब्जेक्ट। कई बार ऐसा भी होता है दैट जस्ट टू लर्न वन डैम लेसन यू नीड टू टेक मल्टीपल बर्थ। आप उसी, जिसे हम रिपीटिंग पैटर्न्स कहते हैं ना, कि इनकी लाइफ में रिपीटिंग पैटर्न्स चल रहा है, सो अंटिल यू ब्रेक दैट लूप और यू लर्न दैट पर्टिकुलर लेसन, वो चलता रहेगा। आप अगर 5वीं पास नहीं कर पा रहे, 10 बार में भी नहीं कर पा रहे, तो क्या 6वीं में एडमिशन मिलेगा? सेम हाउ दी लाइफ साइकिल वर्क्स, ठीक है। अब आपका कार्मिक पैकेज डिसाइड हो गया, इस बार ये लेके जाना है, पिछला ये आपका लेफ्ट ओवर है, ये भी लेके जाना है। नाउ चूज योर फैमिली। और ये जो फैमिली है ये लॉजिकली हमेशा हमारी फैमिली सेम ही रहने वाली है? नहीं, क्योंकि एंसेस्टर जो आ रहे हैं वो एंसेस्टर कौन से आ रहे हैं? आप पिछले जन्म में हिंदू थे कि मुस्लिम थे कि ईसाई थे कि पारसी थे कि इंडिया में पैदा हुए थे या अफगानिस्तान में, आपको पता है? नहीं। तो आपको कहाँ भेजा जाएगा? कुछ लोग, देखो आपकी रियल फैमिली और आपकी सोल फैमिली में फ़र्क है। अच्छा भाई, ये वो चलो ठीक है, आपकी सोल फैमिली में फ़र्क है। हो सकता है अगली बार आपने ये देखा है ना, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फाइनेंस वाले दूसरे देश चले जाते हैं जॉब नौकरी करने, पढ़ने के लिए, और पंडित जी कहते हैं इसकी कुंडली में तो विदेश योग है। वो विदेश योग नहीं है, वहाँ के लेफ्ट ओवर कार्मिक ट्रांजेक्शन्स है, वो आप सेटल करने गए हो वहाँ पर, वो जियोग्राफिकल लोकेशन पे आपके लेफ्ट ओवर पुराने हैं, वो आपको जाके पूरे करने हैं, तभी गए हो आप वहाँ पे। इसमें कुछ वो योग क्यों बना फिर भाई? आप ही के साथ वो योग क्यों बना? तो अब आपको जो पैकेज मिला उसके अकॉर्डिंग आप कहीं नहीं पैदा हो सकते। तो जहाँ पे हम पैदा हो रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो लोग, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास के किसी भी बंदों से रिलेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। अभी लोग आके ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये मेरे कार्मिक रिलेशंस में है, ठीक है। कोई ना कोई आपकी फैमिली में कोई ना कोई कार्मिक रिलेशंस में आपके साथ होता है। कई बार बच्चे, कई बार पेरेंट्स में से कोई है, कई बार सिबलिंग, कई बार कोई फ्रेंड, वो आपके कार्मिक रिलेशंस।
तो पैदा तो आप कहीं भी हो सकते हो। आपने देखा है रशिया से, इजराइल से ढेरों लोग कृष्ण की भक्ति में वृंदावन आके रहने लगते हैं। वो इजराइल या रशिया के बंदे को क्या लेने देना है कृष्ण से? वो तो क्रिश्चियनिटी में पैदा हुआ है। मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। एक लड़का मुस्लिम पाकिस्तान का है, दाढ़ी रखता है, टोपी लगाता है, यूएस में रहता है। वन डे ही कॉन्टैक्टेड, मैंने बोला ठीक है मैं रीडिंग कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज द रीडिंग स्टार्टेड ही वॉज लाइक कि मुझे सिर्फ जिंदगी में शिव समझ आते, मुझे और कुछ समझ नहीं आता। आप उसका इंक्लिनेशन शिव की तरफ देख, उसके पास्ट में जब जाकर के देखा तो वो पुराना शिव भक्त है। अब जब आप यहाँ से गए इस जन्म से, तो अपने कर्म ले गए, अपनी पुरानी मेमोरीज ले गए, अपनी भक्ति ले गए, अपने इमोशंस ले गए। उन्होंने एक टाइम के बाद काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब कुछ बुरे एग्जाम्पल्स भी होते हैं। एक मुंबई बेस्ड ट्रांसजेंडर आया, क्योंकि जब कोई रीडिंग बुक करता है ना, तो ये प्रैक्टिकली नहीं संभव कि हर किसी से पहले बात करो कि तेरी क्या प्रॉब्लम है, तेरी क्या प्रॉब्लम। तो जब वो सामने आया तो वो अपाहिज था बाय बर्थ और ट्रांसजेंडर था, मतलब उसके पैर भी नहीं चलते और हाथ भी नहीं चलते, तो वो घिसट के चलता है जमीन पे। मैंने उसको पहले बोला था कि मैं कोई किसी की ब्लाइंडनेस नहीं ठीक कर सकता, मैं किसी को कोई रेयर डिसीज नहीं ठीक कर सकता, मेरे पास वो ताकत नहीं है। मैं आपका कर्मा रीड कर सकता हूँ, जो आप आज फेस कर रहे हो वो पीछे कहाँ से आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी माफी मांग करके उसकी इंटेंसिटी को हम डाउन कर सकते हैं, जो अनइंटेंशनली आपने परस्यू कर लिया, ठीक है। अब जब उसके रिकॉर्ड्स एक्सेस किए तो पता चला उसने पिछली लाइफ में एक छोटी बच्ची के साथ फिजिकल अब्यूज किया था, अब पनिशमेंट मिली। तो पनिशमेंट, अब वो टॉयलेट भी जाता है तो हाथ से रगड़ते हुए, और वो यूजुअली पब्लिक टॉयलेट्स यूज करता है क्योंकि सड़क पे रहता है। तो ऐसी चीजों के वे आउट्स फिर भुगतना तो पड़ेगा, आप उसका हल नहीं हो सकता। देखो नॉर्मली क्या इससे फिगर आउट हो सकता है, ये फिगर आउट हो सकता है कि आप किसी तकलीफ में हो, ठीक है, मान लो आपको बुखार हो गया, वायरल है आपके पास, आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर ने बोला कि ऐसा है कि ये दवाई है खा लो, 5 दिन लगेंगे या 7 दिन लगेंगे, जो भी उसका टेन्योर है वो लगेगा। क्या डॉक्टर आपको ये बोलता है कि अभी आओ ये खाओ और अभी ठीक हो जाओगे आप? ऐसा कुछ नहीं होता ना। जो टेन्योर है वो तो है, बट दवाई आपको वो 5 दिन काटने के लिए थोड़ा सा आराम दे देती है। रीडिंग में अगर ये पता चल जाए कि क्या भोग रहे हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आजकल के नॉर्मल इश्यूज हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, या बेसिक डिसीज से रिलेटेड, उनको हम इंटेंसिटी को डाउन कर सकते हैं। टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर कर्मा जो भी आपने पहले किया था, उसके रिगार्ड में कुछ चीजें जो रेमेडीज हमें रिकॉर्ड से ही मिलती, उस पे काम करके हम उसकी इंटेंसिटी को, पेन की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, पर किस्मत नहीं बदल सकते किसी कि मैं कोई ऐसी फाइनेंशियल रेमेडी नहीं देता किसी को कभी कि ये नंबर यहाँ लिख लो, ये चैंट कर लो और अब आपके पास बहुत पैसे आ जाएंगे, क्योंकि वैसे आते नहीं हैं एक्चुअली। अगर ब्लॉकेज है, देखो रेमेडी इस चीज की हो सकती है कि आपको आपकी किस्मत का पूरे पोटेंशियल से मिल जाए, उसकी कोई रेमेडी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, एंड आई एग्री ऑन दैट फैक्ट टू। बट जो किस्मत में नहीं है वो कोई नहीं दिला सकता, बिकॉज अगर आपको पैसे चाहिए, एक्सपेक्टेशन है दैट यू रियली वांट टू लिव समवन एल्सेस लाइफ, क्योंकि आप इंस्पायर्ड हो किसी और की जिंदगी से, किसी और के पास आपसे ज्यादा पैसे हैं, आप वो जिंदगी जीना चाहते हो, तो आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट ना एक्सचेंज कर सकते हो ना उसमें कोई मॉडिफिकेशन, ये नहीं पॉसिबल है। तो क्या कोई पीलार करा के या काशिक करा के मोक्ष प्राप्ति कर सकता है? क्योंकि अगर जो कर्मा है, पेंडिंग जितने भी कर्मा है, वो हम कराए जा रहे हैं और सॉल्व करे जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस जन्म में सबको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या आप दूसरी क्लास का एग्जाम दे करके PhD की डिग्री ले सकते हो? नहीं ले सकते ना, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है।
भाई आपने दूसरी पास की तो आपने 2 into 2 4 सीखा, अब फिर तीसरी में जाओगे तो आगे पढ़ोगे। तो मोक्ष तो पीएचडी की डिग्री है, स्टार्टिंग आपने प्री नर्सरी से करी है, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और जैस एज सून एज यू लीव द अर्थ, तो वहाँ पे टेम्परेचर काम नहीं करता, वेट काम नहीं करता, और टाइम भी काम नहीं करता। सो सम टाइम इट टेक्स 500 ईयर्स, 5 साल से 200 साल, 300 साल, 500 साल का टाइम लगेगा अगला बर्थ लेने में। अच्छा, हाँ, मैं खुद लास्ट टाइम 1873 में आया था, उसके बाद दोबारा 100 साल बाद आया। पर जितना आपको कार्मिक पैकेज दिया गया है उतने के हिसाब से ही कहानी चला पाओगे। नेचर ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया कि आपके कार्मिक ट्रांजैक्शन सेटल डाउन हो जाने से पहले आपकी साधना पूरी हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मोक्ष तब मिलता है जब वो सटल बॉडी और कॉजल बॉडी की लेयर्स धीरे 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 डाउन होने लगती है, उसकी थिकनेस कम होने लगती है, तब जाके सोल रिलीज होती है। ठीक है, और वो जाके फिर दैट ईदर इट विल वर्क एज अ मास्टर, जिसे हम गुरु नानक देव जी हैं, गौतम बुद्ध हैं, महाअवतार बाबा जी हैं, या इससे बहुत सारे लोग हैं जो मास्टर्स का काम करते हैं, साईं बाबा है, फिर वो उनकी तरह परफॉर्म करते हैं। बट मोक्ष मिलना इज अ लॉन्ग प्रोसेस। मैं बहुत रिसर्च करने के बाद मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं अपने लिए मोक्ष ढूंढ लूंगा, नहीं, ये नहीं पॉसिबल। ऐसा तो करा जाता है सेकंड क्लास से थर्ड फोर्थ क्लास जब कर लो। कैसे करोगे जब? मतलब आपके हिसाब से आप नेचर का सिस्टम बदल दोगे, ऐसा नहीं पॉसिबल दोस्त, ऐसा नहीं पॉसिबल। आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। जितनी बार 5वीं में फेल हो गए उतनी बार दोबारा 5वीं रिपीट करनी पड़ेगी। और क्या इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं? जैसे कि मैंने सुना है जब हिप्नोसिस के अंदर कोई स्टेट के अंदर है, उस टाइम पे कहीं शोर मच गया तो बंदा वहीं मर जाएगा, वापसी नहीं आ पाएगा, या फिर वहाँ की कोई मेमोरीज इस जन्म में ले आएगा जो कि नेगेटिव थी, जिसके चक्कर में उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। देखो ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। मैं खुद ना बहुत ज़्यादा पीएलआर के फेवर में इसलिए नहीं रहता हूँ क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान हो जिसको इन चीज़ों की आदत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपके कॉन्शियस को डाउन करके सबकॉन्शियस को एक्सेस करता हूँ तो नो डाउट इमोशनल टर्बुलेंस होता है और उसका असर कई टाइम तक रहता है, मगर वो आपकी ज़िंदगी में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। बट अब एक प्रॉब्लम है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को 1 मिनट के लिए अगर साइड रखें, सपोज आपकी लाइफ में कोई मिसहैपनिंग हुई, ठीक, कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी की डेथ हुई जिसने आपको पेन और ट्रॉमा दिया, क्या आप उस चीज़ को दोबारा देखना चाहोगे? नहीं ना। ये पीएलआर में एक प्रॉब्लम आती है। एज सून एज मैं आपको वहां ले जाऊंगा, आपका कॉन्शियस ब्लॉक कर देगा, वो आपको वो चीज़ नहीं देखने देगा जो आपको पेन दे। इसीलिए रिकॉर्ड्स में मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ। आपने कितना भी अच्छा करा जीवन में या कितना भी बुरा करा, मेरे को तो सिर्फ देखना है, मेरा कॉन्शियस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो तब मेरा प्रेफरेंस आकाशिक रिकॉर्ड्स ज़्यादा होता है, क्योंकि उससे एग्जैक्ट चीज़ निकल के बाहर आती है। इसके लिए सामने फेस टू फेस होना जरूरी है। एक्चुअली में देखो, मैं अपने सारे सेशंस वीडियो कॉन्फ्रेंस पे करता हूँ। होता ये है कि जो मेरा रीडिंग रूम है वो हाई एनर्जाइज्ड होता है। आप मेरे सामने बैठोगे एंड आई एम कनेक्टिंग टू द हायर एनर्जी, तो आपको हेडेक्स होंगे, आपको बॉडी पेन होंगे। तो कई एक्सपीरियंस ऐसे हुए, जोक्स अपार्ट, की लेडी आई हमारे पास पंजाब से, उनकी रीडिंग हुई, रीडिंग बहुत बढ़िया हुई, वो बहुत खुश। अब वो जब गई तो उनके सर में दर्द रहा 2-3 दिन। उन्होंने बाद में ये बोला कि मेरे को तो भूत आ गया। अब देखो लेमैन को समझाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप हाई एनर्जी की प्लेस में एंटर करोगे, ऐसी जगह जहाँ पर हवन हो रहा हो, वहाँ जाके बैठो, आंखों से आंसू निकलते ना, थोड़ी देर जलन रहती है। ऐसे ही रीडिंग रूम में जाओगे तो एनर्जी का इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आएगा। सो इसलिए सेशन सारे जूम पे होते हैं, थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस ओनली, और इफेक्ट वही आता है, सेम इफेक्ट है। मैंने इस देश के अच्छे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, IAS IPS ऑफिसर्स, लोग, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग तो की रीडिंग करी, और कुछ मेरे साथ रेगुलर टच में रहते। आई डोंट रिवील द नेम्स, बट वो रेगुलर टच में रहते हैं। रेगुलर टच का लॉजिक क्या हुआ? अगर मुझे पता लग गया कि मेरी प्रॉब्लम का रीजन ये है, देखो आप एक स्टेप चले
प्रॉब्लम क्या एक ही बार थोड़ी आती है जिंदगी में। जैसे जैसे जिंदगी आगे चलेगी, एक पैकेज के साथ आए हो ना, कर्मास रोल प्ले करते जाएंगे ना। आज जो रिकॉर्ड आप बता रहे हैं, आज की प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई, 3 साल बाद कुछ और आएगा ना जिंदगी में, तो कुछ और प्ले करेगा अपना रोल, तब फिर गड़बड़ होगी। तो कुछ लोग एस्ट्रोलॉजिकली भी बात करने आते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स, बट दे आर इनटू द रेगुलर टच। तो आकाशिक हमको करियर के बारे में बता सकता है? अगर आप स्टक हो तो एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बिहार के हैं, वेल ऑफ ज्वेलर हैं, ठीक, कई शोरूम्स हैं ज्वेलरी के, वो मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं। उनको एक टाइम के बाद धीरे धीरे डिसीज शुरू हुई, ठीक है, आधी बॉडी पैरालाइज हो गई, ठीक। उन्होंने रीडिंग बुक करी, बात शुरू हुई। मैंने बोला पहला ही सवाल पूछा, सोने में क्या मिलाया था? बोले यार पूरी जिंदगी मिलाया। मैंने कहा देखो ये पीछे का नहीं है, ये अभी का ही अभी शुरू हो गया। अब आप किसी ने पूरी जिंदगी पैसे जोड़ के बच्ची की शादी के लिए सोना खरीदा, उसमें आपने मिलावट कर दी। आपको क्या लगता है आप एक सुई भी किसी से गलत तरीके से ले जाओगे ना, वो लेफ्ट ओवर कार्मिक ट्रांजैक्शन है, आपको चुकाने वापस आना पड़ेगा। एक सोना छोड़ो, एक सुई, तो किसी से लेना बहुत सोच समझ के। यहाँ पे एक और क्रॉस क्वेश्चन निकल गया है। मान के चलो मेरे से लोगों ने बहुत सारा लूटा, ठीक है, बट मैं एक अच्छा इंसान, अब उन बंदों के से लेने के लिए वापसी मेरे को अगला जन्म उनकी वजह से भी करना पड़ेगा। देखो दोस्त, एक सिंपल सी बात है, मेरा पर्सनल तौर पे मानना है, साहिल जी ने मेरे को फाइनेंशियल हिट दिया, वो मेरे से अनएथिकल तरीके से कुछ ले गया, आई एम मोर देन हैप्पी। देख भाई, एक तो आप पैसे ले गए, वो पैसे कभी भी इतने नहीं हो सकते कि आप मेरी पूरी जिंदगी की कमाई ले गए, इतना नहीं हो सकता। और पैसे के साथ आप बहुत सारे मेरे कर्म जो मैं भुगतता, आप वो भी ले गए, अब आप भुगतोगे। मैंने तो आपको उसी समय माफ कर दिया, मेरी तरफ से मेरा कुछ नहीं बचा आपके साथ, अब ये सब कुछ आपके ऊपर, आप जानो और यूनिवर्स जाने। तो किसी से एक सुई भी लो ना, तो ये सोच सब। आपको याद है कि पहले हमारे घरों में जब शादियां होती थी तो कौन क्या दे के गया उसको लिखते थे, क्यों? ताकि उसको डबल दे सके, उसको लौटाना पड़ेगा। हाँ, उनका आइडिया ये था, क्या कहती थी दादी कि किसी का नहीं रखना, हमने हम इसे वापस कर देंगे। आइडिया यही था ना कि अगर रख लिया तो फिर वापस करना पड़ेगा, या फिर यूनिवर्स किसी और तरीके से कराएगा। वो लोग बहुत साइंटिफिकल लॉजिकल चल रहे थे। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा जो स्पिरिचुअल साइंस है, रिलीजन नहीं बोल रहा हूं, एक 50 बच्चों की क्लास है, टीचर ने पहले बच्चे के कान में कुछ बोला, अब उसको बोला कि इसको कन्वे कर दे जाओ, और 50वें बच्चे के पास बोला कि अब मुझे बता मैंने क्या बोला। क्या वही वर्जन निकल के आएगा जो उसने पहले को बोला था? बात का मीनिंग ही बदल चुका होगा 50 बार घूमते घूमते। सेम हमारे रिचुअल्स के साथ हुआ, वो बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल थे, वो ऐसे रैंडम चीजें नहीं कर रहे थे हमारे घर। तो पॉइंट ये है कि अगर आप एक सुई भी किसी से गलत तरीके से ले रहे हो तो आपको चुकानी है, आपने लिखवा लिया कहीं, आपका एवरी सिंगल मूव, एवरी सिंगल इंटेंशन सब कहीं नोट हो रहा है। उसके बाद फिर उसके एक दिन, आज इस जन्म में आ जाए, अगले जन्म में आ जाए, कहीं ना कहीं रिजल्ट्स तो आएंगे। अभी आपने आकाशिक के बारे में, खूब मीडियम के बारे में बताया था, अलग अलग मीडियम होते हैं, विजुअल तो समझ पा रहे हैं, कान वाला भी समझ पा रहे हैं, मेरे को एक बार को स्मेल भी समझ में आ गया। टच में क्या होता है? ज़्यादातर ना ये मीडियम्स कैसे काम करते हैं कि अगर आपके, जैसे इसमें ना कुछ इंटेंस इश्यूज वाले आते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक जिनके साथ होता है वो लोग आते हैं, जिनके साथ स्पिरिट अटैक्स होते हैं वो लोग आते हैं, तब काम करता है फील। आप क्या करते हो, बेसिकली इनडायरेक्टली उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। अब एक लेडी यूएस की हैं, वो उन्होंने सेशन बुक किया, ठीक है, तो बात शुरू हुई, मुझे इनिशियली समझ में आ गया था कि इनके साथ कुछ गड़बड़ है। अब जब स्पिरिट अटैक वाला कोई आएगा ना तो रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं होंगे, रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं होंगे, बिकॉज जो एंटिटी आपके अंदर है वो डेटा एक्सेस नहीं करने देगी।
वो अपनी प्रेजेंस शो करेगी अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ कुछ तकलीफ है, आप बताओ क्या तकलीफ। मैंने बोला मुझे तो लग रहा है आप किसी एक्सटर्नल एंटिटी से परेशान हो। बोली हाँ। तो मैंने पूछना शुरू किया। अब जैसे ही मैं बात करूं मेरे पैर के नाखून से लो इंटेंसिटी का करंट शुरू हो और वो यहाँ तक आए, फिर नीचे जाए। अब आपको आदत हो जाती है ना, पता चल जाता है क्या चीज़ क्यों काम कर रही है। वो बार बार मुझे समझ में आ गया था। मैंने पूछा कि कैसे ये जर्नी शुरू हुई। स्पिरिट अटैक के साथ ऐसा होता है साहिल कि कई बार लोग बिना गुरु के ऐसी साधनाएं कर रहे होते हैं, दे कॉलिंग सम एनर्जीज। आपको पता नहीं कि आपने नेगेटिव कॉल करा, पॉजिटिव कॉल करा, आपको फिल्टर लगाना नहीं आता, आप इंटरेक्ट कर रहे हो, क्या हो रहा है, कौन आ गया, आपको कोई आइडिया नहीं, आपने कोई एनर्जी कॉल कर ली। या दूसरा सिनेरियो ये होता है कि कई बार आप जैसे कहीं रहने गए, आपने नया घर खरीदा, अब ये पूरी धरती पे ऑलमोस्ट कई बार चीजें बदल चुकी हैं। आज जहाँ हम रह रहे हैं कल वहाँ शमशान था, या वहाँ पे लड़ाइयाँ हुई, या चीज़ें दबी हुई हैं, या वहाँ कोई कब्रिस्तान था, हमें पता तो है नहीं। वो चेंज होके फिर वो रेसिडेंशियल एरियाज में कन्वर्ट हुए। तो आप किसी जगह पे रहने गए, वहाँ पर पहले से कोई एंटिटी प्रेजेंट है, अब वो ब्लॉक्ड है वहाँ पे, उसने आप जैसे ही आप रहने गए उसने अपना असर दिखाना। इनके साथ स्पेसिफिक सिनेरियो ये था कि ये कुछ साधना करना शुरू किया इन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल। अब इनकी ये एंटिटीज कॉल कर रही थी। ये बेसिकली एनर्जी कॉल करना चाहती थी और अनइंटेंशनली इन्होंने एंटिटीज कॉल करी, इनकी बॉडी में आ गई। तो अब ना वो किसी से बात कर सकती हैं, ना घर में किसी फैमिली मेंबर के साथ रह सकती हैं, और अमावस्या पूर्णिमा जैसे जैसे आती है उसकी इंटेंसिटी फिर बढ़ती जाती है। इसके लिए फिर हम बता सकते हैं आपको कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, बट वी डोंट ट्रीट सच केसेस। हम उसको ट्रीट नहीं करते बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। बेसिकली ये पास्ट लाइफ की रीडिंग है, बट जब आपकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो ब्लैक मैजिक है या कुछ और है। अभी एक और रीसेंट केस था 3-4 दिन पुराना, वो इंडिया की किसी जगह से आई है। उनको लगता था कि उनके हस्बैंड पे ब्लैक मैजिक है, बट बात करते करते 10-15 मिनट बाद समझ में आया हस्बैंड पे नहीं है, उनकी बॉडीज में एंटिटीज हैं, और मोर देन 7 एंटिटीज। तो आप यू वोंट बिलीव कि रूम के ऊपर उन्होंने 7 बार अपना फेस चेंज किया। नॉर्मल मेकअप करके लिपस्टिक लगा के बैठी थी, 5 मिनट बाद लिपस्टिक खम गई, गालों पे स्कार्स आए ऐसे। वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। और उस समय पर जो प्रैक्टिशनर को फील होता है वो मैं आपको बता भी नहीं सकता, कि आपको लगेगा कि जैसे ना कि कोई आपको ड्रेन आउट कर रहा है ऑन द लेवल ऑफ एनर्जी। तो 7 टाइम्स शी चेंज्ड हर फेस। 7 एंटिटीज ने अपनी प्रेजेंस शो करी, 7 की 7 एंटिटीज। ये भी मतलब दुनिया में मेटाफिजिक्स में जाओगे तो सब होता है, ब्लैक मैजिक भी होता है, स्पिरिट अटैक। क्या ये जो स्पिरिट्स होती है ये जूम के थ्रू आप पे भी अटैक कर सकती है टाइप? नहीं, हम बेसिकली रीडिंग शुरू करने से पहले प्रीरिक्विजिट्स में अपना प्रोटेक्शन, ऑरा प्रोटेक्ट करने के सारे मेजर्स लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो आप अंदर डायरेक्ट चली जाएगी, ऐसा नहीं, बिकॉज वी लिव इन अ फैमिली, राइट? सो कांट। और एनर्जी वैसे नॉर्मल लोगों के लिए क्या डिजिटली ट्रैवल करती है? नहीं, देखो एक एनर्जी को ट्रैवल करने में 1000 किलोमीटर इतना ही टाइम लगेगा बस। उसका डिजिटल और नॉन डिजिटल से कोई लेना देना नहीं। बट एक्चुअली ये प्रॉब्लम 80-90% विमेन के साथ होती है। आदमियों के साथ ये प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन उसको ट्रैवल करने में इतना ही टाइम लगेगा। वो यूएस से उठ के आपके बॉडी के अंदर इतनी देर में आ जाएगी, इतना ही टाइम चाहिए उसको। कोई मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कि वो आप जूम है या नहीं है, तो ये तो मैन मेड थिंग्स है, उसको इतना ही टाइम लगेगा खाली। नहीं, जैसे कहते हैं कि जो हॉन्टेड मूवीज होती है जिसमें भूत प्रेत दिखाए होते हैं, कुछ ऐसी होती है ना जिसमें कुछ डॉल्स है एनाबेल वाली जैसी थी, उनको देखने से हमारे अंदर ही नेगेटिव एनर्जी बढ़ती शुरू हो जाती है कि एनर्जी ट्रैवल कर रही है। ऐसा तो नहीं होता? नहीं, देखो एक सिंपल सी बात है कि
स्पिरिट्स एक्चुअली में फंसी हुई होती हैं। जैसे एक लेडी का केस हमारे पास आया था, वो 38 ईयर्स की थी, ठीक है। जब वो 8 साल की थी तब उसकी मम्मी की डेथ हो गई। अब उसकी मम्मी, पापा नहीं थे उसके, मम्मी ही अकेली थी, अब कोई नहीं बचा, तो रिश्तेदार उसको आगे का टेक केयर कर रहे थे। एक टाइम के बाद उसकी मम्मी का इतना अटैचमेंट था कि वो गई नहीं, वो उसी की बॉडी में आ गई। अब उसको तकलीफ होती थी। 30 साल बाद उसने रीडिंग प्लान करी, बात हुई, तब उसकी मम्मी रीडिंग के बाद मैंने उनको ये बता दिया था दैट कोई एंटिटी है बट आपको ना बहुत नुकसान नहीं पहुंचा रही है, और एंटिटी अपनी प्रेजेंस शो करके बार बार बता रही है कि वो आपके कोई क्लोज ही है। तो जो उसको ट्रीट करते हैं मैंने वहां उनको रिडायरेक्ट कर दिया कि आप इनसे बात करो, द पीपल दोज हू ट्रीट। उन्होंने बाद में मेरे को डिस्कशन में ये बताया कि वो उनकी मम्मी थी, उनको लगता था कि मेरी बेटी इसके आगे कैसे जिएगी, तो मैं जाऊं क्यों, मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। कई बार इंटेंशन गलत नहीं होता। फिर उन्होंने बताया कि अब आपकी बेटी 8 साल की नहीं है, वो 38 साल की हो गई, अब यू जस्ट टेक द रिलीज। तो उनके अपने प्रोसेस होते हैं उसको रिलीज करा देने के, तब उन्होंने फिर उसको रिलीज करवाया। इट टेक्स अ टाइम, 3-4 महीने लगते हैं, रेगुलर प्रोसेस होता है उसका रिलीज। और आकाशिक के कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते लोगों के लिए? आकाशिक के इंडिविजुअली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिकॉज देखो ये हमारा परस्यू करना, ना स्पिरिट भगाना हमारा काम है, ना ब्लैक मैजिक को सुधारना हमारा काम। हमारा काम, और ये ना बहुत ही रेयर केसेस है, बहुत मतलब 10-20-50 हज़ार में एक के साथ हो रहा है। ब्लैक मैजिक कराना कोई 500 रुपये में थोड़ी होता है, एक एक्सपेंसिव काम है वो करवाना भी, तो ऐसे सब पे नहीं हो रहा वो। हाँ एग्जिस्ट करता है दुनिया में वो, एक दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट सबके साथ नहीं है। ज्यादातर लोग अपनी कार्मिक प्रॉब्लम से परेशान है। तो आकाशिक इज ऑल अबाउट रीडिंग, बट चूंकि आप एनर्जी से कनेक्ट करते हो तो फिर ये सारी चीजें निकल के आ जाती, एग्जिस्ट करती हैं। ब्लैक मैजिक भी करता है और स्पिरिट्स भी करती हैं, सब एग्जिस्ट। तो कुछ ऐसा बता सकते हो आप ऑडियंस को जिससे वो अपनी खुद की ऑरा प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि आपने बताया कि आप ऑरा प्रोटेक्ट करते हो, ताकि कोई और नेगेटिव एनर्जी उनको अटैक ना कर पाए? देखो ऐसा है कि मैं ना आने से पहले एक अमेरिकन पॉडकास्टर का पॉडकास्ट देख रहा था गाड़ी में। वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वाज द गेस्ट इन द पॉडकास्ट, मैं आपको भेजूंगा, आप देखना उसे। तो रोनाल्डो ने एक बात बोली कि वो अपने हर मैच के पहले मेडिटेशन करता है, और उसको ज्यादातर पेनल्टीज पता होती हैं कि उसको कितनी पेनल्टी मिलने वाली है लेने के लिए, ठीक है। बेसिक क्या है, आपका ऑरा प्रोटेक्ट तभी हो सकता है व्हेन यू कनेक्ट योर ओन कॉर्ड्स विथ योर ओन सेल्फ। मेडिटेशन वर्ड को जिसने भी बनाया उसको रिलीजन से अलग रखा, नहीं तो इसका गन मच जाएगा। मतलब लोग बांटने लग जाएंगे इसको, बिकॉज रिलीजन इज अ मैन मेड थिंग। आप अगर हम सिविलाइजेशन से थोड़ा पीछे चले जाएं तो पहले तो कोई रिलीजन नहीं था, लोग तो तब भी रह रहे थे, उनको जरूरत भी नहीं थी चीजों को डाइवर्सिफाई करने की, ये तेरा ये मेरा। उसका कहना था कि वो हर मैच से पहले मेडिटेट करता। दैट्स द ओनली वे दैट यू कैन प्योरीफाई योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड। आप अपने आप को जितना अंदर से प्योरीफाई और स्ट्रॉन्ग कर लोगे, बाहर का ऑरा उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दुनिया में जितने भी टॉप नॉच लोग हैं, क्रिकेटर्स, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन, द पेंटर्स एंड म्यूजिशियंस, जो टॉप पे बैठे हैं दुनिया में, उनमें और हम में बस एक ही फर्क है कि वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन से जुड़े हैं, तब वो एक लेवल अचीव कर पाए, क्योंकि आपके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के बीच का कम्युनिकेशन प्रॉपर है। राइट तरीका क्या है मेडिटेशन का? इज नो राइट वे, बस बैठ जाओ। पहली सीढ़ी तो हमेशा रॉ ही होगी। जैसे पहले दिन आप जिम जाओगे तो यू कैन नॉट लिफ्ट द हैवी वेट, राइट, यू विल स्टार्ट विद द स्मॉल वेट। तो पहले तो आप समझो कि मेडिटेशन क्या होता है। देखो प्रॉब्लम ये है, व्हेन यू सी योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड, तो एक बार पहले, अभी आप और मैं यहाँ बोलें कि किसी को बोलते हैं कि 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठो, 5 मिनट्स इज द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर दैट पर्सन कि वो 5 मिनट के लिए बैठ पाए। तो वो धीरे 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 प्रैक्टिस से शुरू होता है। बहुत सारा डेटा इन्फॉर्मेशन उसके लिए अवेलेबल है,
अब लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस क्या है, ये कहाँ ले जा सकते हैं आप. बट आई फाउंड ओनली वन वे, द मेडिटेशन, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर कर्मास, योर ऑरा, from your inner self, from your past life karma, from your expectations, from the life. ठीक है, तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत क्लैरिटी मिली मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में. मेरे पास कुछ कन्फ्यूजन भी थी, वो कन्फ्यूजन्स भी क्लियर हुई. उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा इस कंसेप्ट के बारे में. और आपने बहुत साइंटिफिकली चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, एकदम लॉजिकल तरीके से मुझे चीज़ें समझ में आई है. थैंक यू. Thank you. तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है. उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा. लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी. बाय, गुड डे, शुभ, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं. जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना.